अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त बच्चू दीवान साहब के साथ मौजूद हैं और हमने पहले भी इनसे आपकी गुफ्तगू कराई थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें भी हमारे साथ की थी जो कि हमने आगे पहुंचाई और उससे इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। दूसरा ये कि इन्होंने माहिगीरों के लिए जो है वो मज़ीद और क्या किया है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम जब अपने इंटरव्यू में हमें बताया कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, तो उस हवाले से आप मुझे बताएं कि अब कितनी बेहतरी है उन चीज़ों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो 724 का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने पहले भी आया था माशाल्लाह, जो माहीगीर की मसला मसाइल के लेके इसको कवर करने के लिए आपने पूरी मीडिया में चलाया, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह जैसे मीडिया में चलने की बात और भी हमने 2-4 प्रोग्राम किया था, ख़ासतौर पे माहीगीर की मसला मसाइल लेके, और ख़ासतौर पे जो बलूचिस्तान के इशूज़ थे आपको पता है। माशाल्लाह अभी माशाल्लाह 1-1.5 महीना हो गया, हमें काफ़ी बेहतरी आ गया। और सबसे मसला थे जो हमारे सबसे बड़ा गद्दार थे, जो मुल्ला हिदायतुल्लाह, जो मैंने पहले भी कहा इंटरव्यू में कि ये पाकिस्तान का दहशतगर्द है, इसका इंक्वायरी किया जाए। तो माशाल्लाह हमारा आर्मी ने, हमारा एजेंसी ने माशाल्लाह उसको गिरफ़्तार किया है। मैं समझा वो गिरफ़्तार की बात अब माशाल्लाह बिल्कुल बलूचिस्तान भी अमन में है और हमारी माहीगीर भी अमन में है। तो काफ़ी इंशाल्लाह बेहतरी आया, इसमें कोई शक नहीं। इसमें आप सबका न्यूज़ का मेहनत है रंग लाया, और हमारी जो माहीगीरों ने किया है, हमारी जो पाकफिया किया है, हमारी जो माहीगीर एसोसिएशन ने भी किया है, और हमारी पाक मुस्लिम अलायंस दीवान की तरफ से भी जो हमने प्रेस क्लब में और हर जगह जो इंटरव्यू दिया है, माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आया है, इसमें कोई शक नहीं। सर आप एक बिज़नेसमैन भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि अभी जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, महंगाई जिस मोड़ पर आकर पहुंची है, तो आपको क्या लगता है कि आपके माहीगीर जो हैं क्या वो सरवाइव कर पा रहे हैं सुकून से? देखिए, अच्छा हो आपने अच्छी सवाल किया है। जैसे कि महंगाई, क्या बताऊं, इस महंगाई में जो असली मौत गरीबों को हो रहा है, जो रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला है। आपको पता है महंगाई इस हद तक पहुंच गया कि आदमी खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। ज़ाहिर बात है, वो 30,000 35,000 मजदूरी कमा के वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, बच्चों का स्कूल की फ़ीस दे, कि वो खाना खाए कि अच्छी खाए। तो महंगाई का हद से गुजार गया। और ख़ासतौर पर जो माहीगीर की जो महंगाई, आपको पता है डीजल अभी 2 दिन पहले मेरा ख्याल 35 रुपये बढ़ाया, आपको पता है ना। फिर आवाज़ें आ रहा है कि 50 रुपये और बढ़ाएंगे। तो अगर इस तरह महंगाई बढ़ेंगे, इस तरह अगर महंगाई बढ़ेंगे, तो मैं समझूं कि पाकिस्तान जैसे पहले थे, ये गरीब लोग और रोड में आ जाएंगे। और हर जगह आप सुनेंगे कुछ दिन बाद क्या भूख के लिए, बेरोज़गारी के लिए कोई अपना बच्चों को कातिल कर देता है, अपना बच्चों को मार देता है। तो मैं समझूंगा महंगाई जो आया है बिल्कुल ही हाथ से गुजर चुका। हुकूमत को चाहिए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकता है तो आप वज़ारत छोड़ दो, किसी और को आने दो, उसको हुकूमत चलाने दो। अगर आपसे नहीं चलता है तो अब नहीं चलाओ। इस तरह अगर आप महंगाई करके, अभी तो देखे हमारे पास पेट्रोल की एलसी नहीं है। जो पेट्रोल मंगाने के बाद जो एलसी देंगे गवर्नमेंट को, वो डॉलर हमारे पास नहीं है, आप बताएं। और तमाम इंपोर्ट की एलसी अब बंद किया, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ। पता है, जो इंसान की खाने की जो चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं, साइड पर इंपोर्ट भी होंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे तो बेहतर है। और ख़ास तौर पे जैसे महंगाई की दौर पे अभी जैसे पेट्रोल का इशू है, बिजली का इशू है, इस वजह से भी आपको पता है हमारी एक्सपोर्ट भी, इस गवर्नमेंट की वजह से एक्सपोर्ट भी हमारे नीचे आ गया। काफ़ी एक्सपोर्टर रोड में आ गया, अपने फैक्ट्री ताला लगा के। मेरा ख्याल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी कुछ दिन बातें आए थे क्या भाई ये चाबी आप रख लो, स्टेट बैंक को कहा आप फैक्ट्री चला लो, हमसे नहीं चलेगा। तो इस तरह होगा, जारी बात है, महंगाई होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द कोई ऐसा हैकमी रास्ता बनाए। अगर आप लोग से हुकूमत नहीं चलता है, मैं समझता हूँ ये तो इंसान, ये तो 23 करोड़ आवाम का मसला है, सिर्फ एक का मसला नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा ना कि लोग बच्चों को मारने पे, कत्ल करने पे, लेकिन लोग अपने बच्चों को बेचने पे भी मजबूर हो चुके हैं सर इस महंगाई में। मतलब हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हमें आटे के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है।
मैडम मुझे तो दुख होता है, मैंने कुछ दिन पहले देखा आटा की बहरान में 2 आदमी इंतकाल हुआ है। जो आटा 35 रुपये किलो था वो आटा अभी 170 रुपये किलो चल रहा है, वो भी लाइन लगा के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अगर आटा भी हमें नहीं मिल रहा, जारी बात है जैसे आपने कहा, क्या इस महंगाई की वजह से अपना बच्चों को भी बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो ये मैं समझूंगा ये पाकिस्तान श्रीलंका ना हो जाए। सबसे तो डर खब हमारी ये है हम ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी खजाना दिया, इतना बड़ा नाम है और सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया, मगर हमारा हुक्मरान जो है ना वो कोई सही नहीं है, मुल्क को सीधा चलाने की कोशिश नहीं करता है। हर कोई अपनी मफाद के लिए सबकी कुर्बानी दे देता है कि अपना जेब भरने के लिए जो 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम है उसके लिए सोच नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द इसका कोई फैसला करे। अगर और भी हालात ख़राब हो जाएंगे तो ये खाना जंगी शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, जो हालात मैं देख रहा हूँ। और मैं पहले बोल रहा हूँ शायद 2 महीना बाद हो, 3 महीना बाद हो, अगर ऐसा ही रहा तो खाना जंगी भी होगा, आदमी आदमी को मारेगा, यकीन करो आदमी आदमी को लूटेगा, कैरमल बढ़ेगा, लूटमारी बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी। आपने अभी क्राइम की बात की तो हमारे अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में इस वक्त क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग बेरोज़गार तो हो ही रहे हैं, साथ में जराइम की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बात करें स्ट्रीट क्राइम को लेकर या हम बात करते हैं दूसरे दीगर क्राइम्स की, तो क्या इन सबके जिम्मेदार हुकूमत है? बिल्कुल। देखिए अगर महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकता है तो जाहिर बात है इसकी तो जिम्मेदार हुकूमत है। क्रिमिनल तो बढ़ेगा, लुटेरा आएगा, डाकू आएगा, जाहिर बात है उसके बच्चों को खाना नहीं खिला पाएगा, 3 वक्त खाना नहीं दे सकेगा, वो मजबूर हो जाएगा, मजबूर है को रोड में आके हरकत करेंगे, जाहिर बात है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। मगर इस वक्त हर सियासत सिर्फ एक के पीछे पड़ा हुआ, क्या कौन नहीं सोच रहा कि हुकूमत कैसे चलाए, हुकूमत को बेहतरी कैसे लाए। सिर्फ किसको जेल में डालना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको मराना है, किसको करना है, ये इनकी बातें चल रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद तिजोरियां पहले भरी जाती हैं, अवाम के बारे में बाद में सोचा जाता है, जबकि इक़्तिदार में लाने वाली ही अवाम होती है। अभी अगर मैं आपसे इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन हुए हुए भी तकरीबन हमारे पास 10 से 12 दिन 15 दिन गुजर चुके हैं, ठीक है, ये 20 दिन का आप एवरेज रख लें। उसके बाद भी अभी तक हमारा मेयर डिसाइड नहीं हुआ है कि हमारा मेयर होगा कौन। तो क्या कराची लावारिस है? देखिए सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कराची है। अगर कराची टैक्स देता है तो पूरी पाकिस्तान चलता है। तो सबसे पहले तो कराची को डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए, कराची आवाम को सहूलत देने की कोशिश होना चाहिए और कराची आवाम को बेहताशा जो मसला हल करना चाहिए और कराची का रोड घाट स्कूल कॉलेज सब बढ़ना चाहिए। अगर इस तरह लावारिस में फेंकेगा तो हम जैसा हालात चल रहा है, कोई बोलता है मेयर इनका हो, कोई बोलता है मेयर इनका हो, मगर कानून के साथ रख के जो भी लड़ तो रहे हैं, तो क्या इनको नहीं चाहिए कि बैठ के जो है वो टेबल टॉक की जाए या बैठ के बात किया जाए, डिसाइड किया जाए कि अवाम को भी रिलीफ मिले थोड़ा? कानून की हैसियत तो बैठ के बात करना चाहिए। जिनको मेयर बनने का हक है, ठीक है ना, जो पावरफुल में आया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस में आया है, वो उनकी मेयर आए। जो अगर कम वोट लिया तो वो डिप्टी मेयर आए, आके कम से कम जो कराची का मुस्तकबिल जो है हमारी इस वक्त जो बुरा हालात में है और आवाम जिस कदर पिस रहा है उनको रिलीफ देने के लिए जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए कराची के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तमाम गवर्नमेंट अदारों को कहूँगा और तमाम पार्टी को, खासतौर पे चाहे पीपी है, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई है, चाहे जमाती इस्लामी है, चाहे तहरीक रब्बाई है, कोई भी है, चाहे पाक मुस्लिम अलायंस दीवान है, कोई भी पार्टी है, मैं सबको कहूँगा सब मिल के, जैसा जिन्ना साहब ने हमें एक पाकिस्तान बना के सबको तोहफा दिया था उसके मुताबिक इस पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। अगर सब मिल के एक हो जाए तो मैं समझूं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल बदल सकता है। जो सूरत हाल है ये सूरत हाल ना हो। अच्छा, अगर दीवान साहब, अगर मैं आपसे स्कूलों को लेकर बात करूं तो अभी भी हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन स्कूलों को जो है दोबारा से आबाद करना चाहिए? क्योंकि हमारी जनरेशन, एक पूरी जनरेशन हमारी तबाह हो रही है। मंशियात को लेकर अगर मैं आपसे बात करूँ तो लोग नशे की हालत में जो हैं वो मिल रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल के, 12 साल के बच्चे जो हैं वो इस गंदी लत में लग चुके हैं। ये हमारे मुस्तकबिल को तबाह नहीं कर रही ये चीज़? मैडम देखिए, अगर तालीम बेहतर ना हो और स्कूल कॉलेज बेहतर ना हो
उनके ऊपर गौर फिक्र ना हो तो जाहिर बात है ये जो औलाद है हमारी और ये जो हमारी बच्चा है, यंग जनरेशन जो आ रहा है, वो बिल्कुल फिर कैरमल में जाएंगे, नशाई में जाएंगे। अभी भी देखे आप, एक मच्छर का मैं नाम लेता हूँ, अब मच्छर में घुसे हर घर में 2 बच्चा ही रूनी है। वो माँ कमाता है, बाप कमाता है, बेटा कमाता है, कमा के घर पे लेके जाता है, बेटा रात को आके चोरी करके सब नशा में लगा देता है। तो नशाई जो है इस पाकिस्तान में आम हो गया। हुकूमत को चाहिए, पुलिस महकमा को चाहिए, रेंजर महकमा को चाहिए, लेकिन इसमें पुलिस और हुकूमत तो अपने कमरों में सो रही है। उनको ये पता होता है कि हमें जाना है, पुलिस वालों को खासकर उनको ये पता होता है कि हमें जाना है, हमें यहाँ से 4 पैसे मिलेंगे, वो हमें अपनी जेब में रखने और वहाँ से हमें निकल जाना है, बाकी पीछे कुछ भी होता रहे। यही तो हमारी तो बदनसीब यही है। आज देखे हम इतना पीछे क्यों हैं। हमारी बात दुनिया की मुल्क बना है। एक माशाल्लाह जो बांग्लादेश को आप ले ले, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान एक था, आज माशाल्लाह बांग्लादेश ने तरक्की किया है। आज देखें वहाँ का डॉलर 105, यहाँ का डॉलर 300 चल रहा है, 200 रुपये डिफरेंस। इसके बाद आप ले लें दुबई, ले लें एक बैंकॉक ले लें, जो हमारी बात मुल्क बना, वो कितनी तरक्की कर चुका है। पहले ज़माने में हमारी मुल्क का नाम थे, वाह वाह, आज देखिए हमारे मुल्क कहाँ पहुँच गया है। तो हुकूमत को चाहिए और सियासतदान को चाहिए, जो पुराना सियासतदान है और उन्होंने जो किया है, ठीक है ना, कुछ यंग जनरेशन को भी आने दे, इस मुल्क के लिए जो मुस्तकबिल के बेहतर सोचे और उनको आगे लाया जाए। अगर आपसे नहीं होता है आप पीछे हट जाए, बाकी दूसरे को मौका दे। मुल्क चलाने का हर किसी का हक है, जो चला सकता है वही सामने आए बेहतर। अभी सर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पढ़ी लिखी जो जनरेशन है हमारी यूथ जो है वो हाथों में जो है अपनी सीवियाँ ले लें आप, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वो रोडों पे घूम रही होती है, वो रिक्शे चलाने पे मजबूर है। वो जो है होटलों में अगर आप टेबल साफ़ करने की बात करें या वेटर की बात करें तो वो करने पे, और जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता वो आज सीटों पर बैठे हुए, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो इंतहाई जुल्म की बात है। जिन्होंने डिग्री लेके आज रोड में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ सीना में लगा के क्या मैं बीकॉम किया हूँ, मास्टर्स किया हूँ, है ना, तो इंटर किया हूँ, करने के बाद हमें अच्छी नौकरी मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को चाहिए जो तालीम याफ्ता है, जिन्हें डिग्री लिया हुआ है, उनको नौकरी दिया जाए। और बिल्कुल आपकी बात 100% में राइट कहता हूँ। क्या यहाँ तो चलता है ताल्लुकात और जागीरदारी, रिश्वत, है ना, रिश्वत, बटेरात सिस्टम, चाहे वो उसके ख़ानदान को लाके, चाहे अनपढ़ हो, जो भी, किसी को FBI में बैठा देगा, कि किसी को पुलिस महकमा में बैठा देगा, ये बाहर का लोग लाके यहाँ इन लोग बैठाता है। और ख़ास तौर पे जो कराची का मुस्तकबिल, हमारी बच्चा जो पढ़ा लिखा तालीमों के जो मैदान में आया है, उनके लिए इनकी सोच नहीं है। तो ये आगे जाके हम खुद सोच रहे हैं कि मुल्क का हालात क्या होंगे। और हमारी बच्चों अगर तालीम दे के अच्छी पोस्ट पे नहीं आ सकता है, और अपने पढ़ाई लिखा, जिस माँ बाप ने 18 साल 20 साल बच्चों को पाल के बीकॉम करा के मास्टर्स करा के वो आगे ला रहा है, अगर उसके मुस्तकबिल नहीं हो, नौकरी नहीं मिले, तो वो कैसे गुजारा करेंगे। तो ये तो इंतहाई बहुत ही क्या बताऊं, जो बातें हम सुन रहा है और जो देख रहा है उस मुल्क के लिए हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सही फैसला होना चाहिए। इस मुल्क को अल्लाह ही बचा सकता है कि ये मुल्क कलमा की बुनियाद में बना, कलमा हमारा ईमान का हिस्सा है, वही इसको बचा सकता है। तो अल्लाह कोई ना कोई तो नेक आएंगे इसको बचाने के लिए। अगर मैं आपसे माहीगीरों को लेके बात करूँ तो आगे आप लोगों ने कुछ सोचा है आपकी एसोसिएशन ने कि माहीगीरों को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए, या उनकी सैलरीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ की जाएं, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो उनके अखराजात भी बढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर कुछ डिसाइड किया? देखिए यहाँ जो माहीगीर चलता है उनका तो कोई सैलरी नहीं होती है, वो जाता समुद्र में एक सिस्टम होती है, मालिक का आधा बाकी आधा सब लोगों को मिलता है, खलासी वर्कर को। और बाकी जितनी वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, जाहिर बात है हर महीना कुछ ना कुछ। इस बार मेरी फैक्ट्री में 500 वर्कर है, मैंने इस साल में 3 बार सैलरी बढ़ाया हूँ। क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मैं भी देखता हूँ ये गरीब 25,000 कमा के क्या करेंगे, कोई हल नहीं कर सकता है। मैं भी मजबूर होकर अपना बढ़ा देता हूँ, मगर वो बढ़ाने के बाद भी एक के ऊपर इतना लोड आएंगे तो हुकूमत को भी इसकी, हमें जब हम एक्सपोर्टर है हमें भी कोई फैसिलिटी दे।
तो हम जैसे गरीबों की सपोर्ट करूं। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तो सब फैक्ट्री गारमेंट्स तो मेरा ख्याल 50% ताला लगा दिया। ये फ़िश इंडस्ट्री कुछ चल रहा है, जैसे आपको फिशरी में आप देख रहे हैं फ़िश इंडस्ट्री चल रहा है कि भरपूर टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें जो फैसिलिटी देना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। रह गया है माहीगीर, देखिए इसका माहीगीर का काम है, ये गवर्नमेंट जो सोशल गवर्नमेंट जो है हमारी, उनका काम है क्या इस माहीगीर की हर बात को उठाए, हर फोरम में उठाए। जैसा कुछ दिन पहले आपने भी माशाल्लाह इंटरव्यू लेकर गया, जैसा बलूचिस्तान के साथ जो हमारी सिंध माहीगीर के साथ जो जुल्म हो रहा था, आपको पता है कितना लांचो। अभी ये अलाउद्दीन नाकवा है, इसका भी आपको पता है लांच अभी भी मेरा ख्याल पकड़ के रखा हुआ, पता नहीं उसको लाने में 50 से 70 लाख रुपये सिर्फ खर्चा है, और एक ही मुल्क है। बीच में हमारे भी एक लांच है, आपको मैंने शेयर किया था, मेरा एक लांच पकड़ा पोंछ घाट और बलूचिस्तान जो हिदायतुल्लाह के टाइम पे, मेरा लांच लाने में भी मुझे 70 लाख रुपये खर्च हुआ है। तो एक ही मुल्क हो तो है, ये कराची वो बलूचिस्तान, यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो ख़ास तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इस माहीगीर की जो इश्यूज़ है, इनका जो मसला है, और ख़ास तौर पे जो फिशरीज़ की जो मसला है, चाहे ट्रोलिंग का मसला है, चाहे कैचिंग का मसला है, चाहे एक्सपोर्ट का मसला है, चाहे यूरोप का मसला है। यूरोप कंट्री अगर हमारी इस रॉ मटेरियल जाता था तो हमें $2 $2 ज़्यादा मिलता था, तो इसकी बेनिफिट किनको मिलता था? गवर्नमेंट को मिलता था, पाकिस्तान स्टेट बैंक को मिलता था, पाकिस्तान को मिलता था। डॉलर आता था तो पाकिस्तान तरक्की करता था। आज देखें बदनसीब हमारा पास डॉलर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई एक बाहर जाए टूर के लिए 1000 2000 5000 डॉलर लेके जाए, वो गरीब खरीद के लिए मजबूर हो रहा है, नहीं है। जारी बात है, आपने सुना होगा कितनी सारी पोर्ट में कंटेनर फंसा हुआ। कुछ दिन पहले हमने भी ये जो फाइबर का हमने कंटेनर मंगाया था, 6 जो लांच फाइबर कर रहे हैं, वो कंटेनर आया 2 महीना पहले, 6 कंटेनर पोर्ट में पड़ा रहा। जब उस टाइम डॉलर था 220 रुपया। अब जब मैंने उसको रिलीज़ किया तो मुझसे गवर्नमेंट ने 125% लिया, 100% तो लिया, 25% एक्स्ट्रा लिया कि ये पैसा जब आपको मैं डिलीवर करूंगा चाइना को, फिर आपके साथ फैसला करूंगा क्या रेट क्या था। तो ये तो कानून के खिलाफ है कानून। अब एक्सपोर्टर भी मर रहा है, इम्पोर्टर भी मर रहा है, दोनों मर रहा है। अब 100% से 125% कौन दे सकता है? अब जिसके पास है तो देगा, जिसके पास नहीं हो तो मैदान रोड में आ जाएंगे, अपना खुदकुशी करेंगे, मरेंगे, क्या कर सकते हैं। अभी जिन्होंने कैलकुलेशन करके डॉलर 220 में माल मंगाया, अब बताए कितनी लाइन से लगा होगा, कितनी कंटेनर पोर्ट में पड़ा हुआ। इसमें 6 कंटेनर हमारा भी जो हमने इंपोर्ट किया हूँ। अब बताए अभी हम जब हम उसको टीटी करने जाता है तो बैंक हमसे 300 रुपये डॉलर में चार्ज करते हैं, तो हम कहाँ रहेंगे। गवर्नमेंट से कोई अपील? अब गवर्नमेंट से ये मेरी अपील होंगे, जो आइन के मुताबिक है, अगर चाहे एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को तो आपको बहुत सपोर्ट देना चाहिए, उनको फैसिलिटी देना चाहिए, उनकी मकतूब को सुनना चाहिए। क्या वो डॉलर मंगा के पाकिस्तान को लाके दे रहा है, उससे पाकिस्तान पूरा चलता है। और जिस मुल्क का अगर एक्सपोर्ट को बेहतर ना किया जाए, वो मुल्क हमेशा दरबदर की शिकार होती है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ही कहूँगा, वफाक से भी है, सिंध से भी है, मैं कहूँगा कि एक्सपोर्टरों को तरजीह दिया जाए, उनकी दुख सुख से शामिल हो जाए, उनकी मसला मसाइल को सुने, और ख़ास तौर पे इम्पोर्टरों को भी सुने। वो भी हमारा मुसलमान भाई है, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वो इंपोर्ट करके हमें मंगा के कुछ देता है, वो हम यूज़ करके खाता रहता है, तो उसका भी हक़ है। उनके ऊपर भी सही नज़र रखे और बेहतर से बेहतर सोच रखे, सबकी मुस्तकबिल बेहतर हो। कल 5 फरवरी के हवाले से कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने प्लान की है? क्योंकि कल 5 फरवरी है, यौम कश्मीर डे जो है वो पूरे मुल्क भर में जो है वो मनाया। देखिए ये यौम कश्मीर डे तो 5 फरवरी तो हर साल हम लोग बनाता है इंशाल्लाह। लेकिन मनाने से ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि हम उनके लिए कुछ करें? नहीं, उनके जारी में कश्मीरी हमारा भाई है, कश्मीर हमारा हिस्सा है। अगर वो मुसीबत में है तो हमें दर्द है उनके लिए। इंशाल्लाह हम कहूँगा क्या कश्मीरी भाइयों के लिए बराबर हक़ का आवाज़ उठना चाहिए। जारी बात है, उसके हक़ के लिए बात करना चाहिए। जारी बात है, माशाल्लाह हर साल बनाता है, इस साल भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, उसके हक़ के लिए इंशाल्लाह बात करेंगे।
जी, ये थे हमारे साथ अब्दुल कादिर बच्चू दीवान साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमारी जो मंशियत है वो तबाही की तरफ जा रही है, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तबाही की तरफ जा रही है। अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों जो हैं वो खसारे में आ जाएंगे। और जो अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो यहाँ से 90% रेवेन्यू जो है वो कराची आपको दे रहा होता है। तो क्या कराची वालों को जीने का हक नहीं है? क्या इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों जो हैं वो जितनी चार्जेस पे कर रहे होते हैं उसके अलावा उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा? अगर वो टैक्स पे करते हैं उसके अलावा भी उनसे लिया जाता है, तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक जो है वो हमारी मंशियत तबाह होती रहेगी? हमारे अवाम को जो है वो लाइनों में लगकर जो है वो आटे लेने पड़ेंगे, माएँ अपने बच्चों को बेचने पर जो है वो मजबूर हो जाएंगी। फैसला करना आपका काम है। कल मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।